इस सिस्टम को साथ-साथ हम लोग लेके चलेंगे। साथ-साथ लेके चलने का मतलब क्या है? चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों का जो रिश्ता है, एक तरीके से देखा जाए तो चोली-दामन वाला रिश्ता है और बहुत ही गहरा है। चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों साथ-साथ चल रहे हैं और इनके जो फंक्शन हैं, वो इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड फंक्शन है। इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलरी सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियक मीन्स द हार्ट, वेसल्स, वैस्कुलरी मीन्स द वेसल्स, ब्लड, है ना? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या-क्या आएगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी में इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जहाँ ब्लड की भी बात हम करेंगे, उसके परिसंचरण मीन्स उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके फ्लो की भी बात करेंगे। प्रयास सबसे ज्यादा रहेगा कि ये जो ब्लड परिसंचरित हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है ना? जिसको कई जगह कार्डियक आउटपुट कहते हैं या कार्डियक फ्लो कहते हैं, वो भी थोड़े से शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत डिटेल में मैं पिछले सेशन में भी कह रहा था, इस सेशन में भी कि बहुत डिटेल में इन चीजों को नहीं लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यदि इसी के सेशंस कई बार यदि हम लोग करते हैं तो जब मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रोफेशंस के बीच होते हैं तो ये कुछ अलग तरीके से सेशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सेशन को बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सहज और सिंपल लेमैन तरीके से प्रस्तुत करना होगा। सो आज का ये सेशन हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके इस सत्र का, खासकर जो मुझे दिया गया है। उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक जो है वो मैं मंगलवार को प्रयास करूंगा उसको कंप्लीट करूंगा। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज कुछ बातें सीखते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कार्डियक या हार्ट और वैस्कुलर मींस आपके ब्लड वेसल्स भी शामिल होते हैं। इसमें जब हम ब्लड और वेसल्स दोनों को भी कह सकते हैं, यहाँ ब्लड है और वेसल्स है ना? तो वेसल्स में आपकी आर्टरी, आपके वेन्स, आपकी कैपिलरीज आती हैं। ब्लड तो ऑलरेडी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए कम है। और हार्ट के बारे में तो अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, किस तरीके से हार्ट की एनाटॉमी है, हार्ट का फंक्शन क्या है, जिसको फिजियोलॉजी कहेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो काम होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में, लंग्स फॉर द ऑक्सीजन। ये जो है ये ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करके हार्ट में लेके आता है, फिर हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में भेजा जाता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे सिस्टम हैं, उन सारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई करने वाला सिस्टम भी है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम है और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आप ये मान के चलें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितना महत्वपूर्ण है ना, उस वैसे ही सारे सिस्टम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिस्टम अपने आप में गहरा और अनस्टॉपेबल फंक्शन कर रहा है। आप देखें कि हार्ट जो है वो कभी भी आपसे रिलैक्स नहीं मांगता। हार्ट बराबर अपना काम कर रहा होता है, हार्ट बराबर तरीके से जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ब्लड के सर्कुलेशन को कायम करके रखा हुआ है। ब्लड हार्ट अपनी पंपिंग के थ्रू प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख रहा है। सो ओवरऑल सारी चीजें जो है वो हार्ट के थ्रू देखने को मिलती है। कभी यदि ऐसा हो कि साहब जो हार्ट आपसे कह दे कि साहब आज थोड़ा सा आराम करने का मन है, तो यदि आप हार्ट उस दिन आराम करने लग गया तो मान के चलिए कि आपका जो आराम है वो हॉस्पिटल में ही दिखेगा, क्योंकि हार्ट कभी रेस्टिंग फेज में जाता नहीं है। हार्ट कभी जो है वो कंफर्ट और पैसिव जोन में जाता ही नहीं है। वो एक ऐसा इकलौता आपका इनवॉलेंटरी सिस्टम है जो बराबर काम कर रहा होता है, अनवरत काम कर रहा होता है। और जब आप सो रहे होते हैं तब तो और ज्यादा काम कर रहा होता है आपके ब्रेन को सर्कुलेशन देकर। तो इस तरीके से हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस देखने का प्रयास करें कि इनके फंक्शंस और किस तरीके से काम करते हैं।
Cardiovascular system also circulate waste product to certain organ system for the removal of the blood. कई बार जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके बॉडी में जहां जहां से भी है, इसका काम होता है कि वहां से उसको लेना और शरीर से बाहर निकाल देना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के जो 3 मेजर फंक्शन है, खासकर लंग्स, हार्ट और किडनी, ये तीनों जो है ये आपस में बड़ा गहरा रिश्ता रखते हैं। लंग्स क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा है, मींस ऑक्सीजनेट कर रहा है ना। ऑक्सीजनेट का मतलब होता है उसको डीऑक्सीजनेशन है तो उसको प्यूरिफाइड कर रहा है, सो लंग्स प्यूरिफिकेशन कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? सर्कुलेशन कर रहा है। और किडनी क्या कर रही है? फिल्ट्रेट कर रही है, इसको एलिमिनेट कर रही है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर रही है, उसको बाहर निकाल रही है यूरिन के थ्रू, है ना, और भी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू वो बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। तो बेसिक जो 3 वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर के, लंग्स, हार्ट और किडनी, इनके फंक्शन बड़े गहरे हैं। तो लंग्स का काम प्यूरिफिकेशन, हार्ट का काम सर्कुलेशन, और किडनी का जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टरेशन का काम है, एलिमिनेशन का काम है। तो ये भी तीनों चीजों को साथ में रखें। ये भी ध्यान रखें कि जब कभी हार्ट पे जोर आता है, नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना होता है, तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है हमारा लगभग 72 टू 76 तक होता है। और हार्ट रेट किससे रिलेटेड है? हार्ट रेट आपके रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी रेट को क्या कहते हैं? ब्रीथ रेट। ब्रीथ रेट का मतलब कि 1 मिनट में आप कितनी श्वास लेते हैं। तो लगभग 1 मिनट में हम 15 से 18 श्वास ले लेते हैं जनरली, यदि हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो जनरली हमारा श्वास लेने का ये तरीका है। एक मजेदार जो कंसेप्ट है कि ब्रीथ रेट आपका जितना बढ़ेगा, हार्ट रेट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और हार्ट रेट जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी, प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी पर, है ना, जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी पर, वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ रिलेटेड हैं, बनी हुई हैं। तो यदि आपके हार्ट को ठीक करना है तो आप अपने ब्रीथ रेट को भी ठीक करना शुरू करिए। और ब्रीथ रेट को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस योग में हैं जो ब्रीथ रेट को ठीक कर सकती हैं, नियंत्रित कर सकती हैं, उनको बैलेंस कर सकती हैं। एक और यदि फैक्ट मैं आपसे शेयर करूं, तो जिन दिनों मेरा भी रिसर्च का वर्क चलता था, उन दिनों बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने की मूड में रहती हैं, एक रिसर्च चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का सीधा सीधा रिश्ता आपके हार्ट के रेट से भी है, और आपके ब्रीथ के रेट से भी है, और आपके पल्स रेट से भी है। तो आप सोचो कि यदि आपका ब्रीथ रेट बढ़ गया तो आपका पल्स रेट बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया वही हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपका साधारण सा जो प्राण है वो आपके टेम्परेचर तक को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए यदि प्राण पर संयम हो सकता है तो आपका जहां से टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन से रेगुलेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से रेगुलेट हो रहा है, वो भी पूरी तरीके से नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। मींस इफ यू फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीथ, so breathe follow the mind and mind follow the breath. Breath follow the practice of the brain. Breath control the problem of the brain. Breath regulate the control the problem of the brain. सो ब्रीथ की इतनी पावर है कि वो आपके हार्ट के थ्रू, आपके लंग्स के थ्रू, आपके किडनी के फंक्शन के थ्रू कंट्रोल करके वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो आपके माइंड की एक्टिविटी और ब्रेन की एक्टिविटी को भी रिलैक्स कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द ब्रीदिंग। सो इसीलिए तीनों सिस्टम को हम जाने और समझें। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब आप कोई ऐसी चीजें देखते हैं, डर जाते हैं, और छोटे बच्चों के साथ तो इश्यूज होता है कि वो डर के मारे यूरिनेशन हो जाता है ना। तो यूरिनेशन का मींस कि उन्होंने कोई चीजें देखी, उनका ब्रीथ रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट से किडनी का फंक्शन जो है वो इरेगुलेट हुआ और यूरिनेशन हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। So this is the some specific psychological triggers of the object. So how to control your psychological triggers? So there are some various practices
इट्स कॉल्ड अ यॉगिक प्रैक्टिसेस। आप उनके थ्रू इन ट्रिगर्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चूंकि योग का अभ्यास क्या है, आपके बॉडी और माइंड की ट्रेनिंग ही है, नथिंग एल्स। आप अपने मन और शरीर का प्रशिक्षण ही करते हैं कि जहां जहां पर आप अचानक से इरेगुलेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, आपका हार्ट इरिटेट हो रहा है, आपके लंग्स इरिटेट हो रहे हैं, आपके इनवॉलेंटरी जो ऑर्गन है वो इरिटेट हो रहे हैं, आप बराबर इन अभ्यासों के माध्यम से उनके इरिटेशन, उनके स्ट्रेस को रिलैक्स जोन में लेके जाते हैं। So sometime we also call that, या speak that the yoga is the practice to control your involuntary to voluntary actions। जो भी आपके अंदर की ऐसी अनैच्छिक चीजें कई बार होती हैं, आप उन पर भी थोड़ा थोड़ा सा अधिकार पाना शुरू कर देते हैं। कंप्लीट अधिकार तो स्वाभाविक है, वो एक बहुत लंबे अरसे की प्रैक्टिस के बाद होती हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अभी आप में से कुछ लोग यदि योग सूत्र पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो हमारे शास्त्रों में ज्यादातर हमारे शरीर की ही जो कह सकते हैं कि परफेक्टिव क्वालिटी है, जिनको सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, वो चीजें भी इन अभ्यासों के माध्यम से धीरे धीरे देखी गई हैं, जानी गई हैं। आप देखें कि यदि कोई कहता है कि आप नाभि पर संयम करते हैं तो शरीर का ज्ञान हो जाता है ना, आप कंठ पर संयम करते हैं तो आपके प्यास, इनवॉलेंटरी एक्शन, जो भी भूख प्यास की क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर होना या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज द साइंस, कंप्लीटली साइंस। सो इफ यू ट्रेन योर न्यूरॉन्स, इफ यू ट्रेन योर हार्मोन, इफ यू ट्रेन योर न्यूरोट्रांसमीटर, you attain the particular this type of the supernatural power। आपके शरीर जैसे अभी किसी ने लिखा, शायद सत्य प्रकाश ने लिखा था ना, कि मानव शरीर एक जटिल संरचना है। उस जटिल संरचना में भी बड़े कॉम्प्लेक्स सुपर नेचुरल पावर भी हैं, क्योंकि उसकी जटिलता तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। हमें तो बस मोटी मोटी आंखों से जो हमें दिखता है, नग्न आंखों से दिखता है, हमें केवल वही समझ में आ रही है। इसलिए बहुत बहुत सारा ऐसा भी इसमें फैक्ट है या फेज है जिनको आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करते हुए आप इसको आगे चल सकते हैं। सो ओवरऑल योग प्रैक्टिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द ईच वाइटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या लेना देना है, इसको लेके थोड़ी सी मैं बात करते हुए इस बात को शुरू करना चाहता था। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर में, सेल लेवल पे ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जो है वो बाहर करने का प्रयास करती है। सो CO2 जो है वो बाहर होता है, आपके एयर के थ्रू भी बाहर हो सकता है, आपके जो आधारणीय वेग हैं उनके माध्यम से भी बाहर होता है ना। यूरिया जो है इट्स रिमूव फ्रॉम द योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन के माध्यम से वो रिमूव होने का प्रयास करता है। और भी बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ब्लड का काम ही है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी में नमी बनाए रखना, है ना। बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके सर्कुलेशन को भी प्रॉपर बनाए रखना, ये भी एक तरीके का जो है फंक्शन है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। और क्या है, तो इसमें और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हार्ट, चूंकि मैंने आपसे बोला भी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इट्स कंसिस्ट विद 3 और 4 एलिमेंट। कार्डियोवैस्कुलर में क्या आता है, हार्ट आता है, और क्या आता है, आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स के हिस्से भी आते हैं, लेकिन आप उनको हार्ट के साथ ही कनेक्ट करिए। ब्लड आते हैं और वेसल्स आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन कंसिस्ट 3 एलिमेंट, हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हार्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि हार्ट क्या होता है। हार्ट के साथ साथ उसके थोड़े से कुछ फंक्शन को जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ हार्ट वर्क्स, उसमें ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। और
कोशिश मेरी ये रहेगी कि सिंपल से सिंपल तरीके से, मैंने 3-4 जगह से मैंने डायग्राम उठाए हैं, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी चीजों को समझने में। पहले हार्ट की एनाटॉमी देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द योर डायफ्राम रीजन। जब आप अभी अब आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, तो ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। राइट लंग के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर है नहीं, वहां लीवर का एक सेगमेंट्स होता है, और यही इसी स्टर्नम आर्च के पास आप देखें, ये डायफ्राम है, यहीं से बना हुआ हार्ट है। मतलब हार्ट क्या है, लेफ्ट साइड हल्का झुका हुआ और बिल्कुल वन फीस्ट शेप, एक मुट्ठी की आकृति के बराबर है। ठीक है, तो अलग अलग ह्यूमन साइज के अकॉर्डिंग हार्ट की जो साइज है वो वेरी करती है। कोन शेप ऑर्गन है हार्ट जो है, और एक तरीके से हाथ की आकृति के साथ साथ होता है। उसके यदि वेट की बात करते हैं, तो लगभग जो आइडियल वेट है, तो आइडियल वेट लगभग कितना है, तो कई जगह 370, 350 और 290 है। तो 290 से लेके 370 ग्राम है ना, 290 टू 370 ग्राम का जो हार्ट है। और कहां पर होता है, सिचुएटेड इन मीडिया स्टिनम, है ना, जो आपका स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम, स्टर्नम है जो इस मैंने आपको कल फ्लैट बोन बताया था, आपके ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी कहते हैं। उसके नीचे साइड में जहां वो स्टर्नम आर्च नीचे की तरफ आ रहा होता है और वो खत्म हो रहा होता है, इसी ठीक उसके ऊपर, एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सेकंड रिब अबाउट द लिव ऑफ द सिक्स्थ रिब, है ना। तो सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब के बीच में आपको देखने को मिलेगा। स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, मैंने कहा ना बाएं साइड हल्का सा झुका हुआ होता है, तो स्लाइटली लेफ्ट है, देखिए स्लाइटली लेफ्ट है। यहाँ स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा और देखेंगे। हार्ट इज बॉर्डर्ड, है ना, लिटरली बाय द लंग्स, लंग्स के पास में होता है, और स्वाभाविक है इसके ऊपर रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर जो है वो पेरिकार्डियल मसल्स होती हैं, उसके अंदर हार्ट है। ऐसा नहीं कि सीधे आपको हार्ट, जो जितना संवेदनशील और सेंसिटिव और सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, ईश्वर ने उसको उतने प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ है। एंड पोस्चरली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटीरियरली बाय द स्टर्नम, तो स्टर्नम जो है उसके पास में झुका हुआ, आगे रिब्स, और उसके ऊपर पहले रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, पहले वो रिब्स है, रिब्स के ऊपर अंदर भी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, और उसके बाद फिर आप देखें हार्ट है। और क्या है, रेस्ट ऑन द डायफ्राम इंफीरियरली, वो कहाँ है, तो लगभग डायफ्राम के ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। अब आप ये व्यू देखिए, दिस इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की जो कवरिंग है, तो देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेरिकार्डियम रीजन, आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम जो रीजन है, दिस इज द पेरिकार्डियम, ठीक है ना, दिस इज द पेरिकार्डियम, फाइब्रल पेरिकार्डियम, दिस इज द आउटर पेरिकार्डियम। यहाँ पेरिकार्डियम के 3 लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, तो विसरल पेरिकार्डियम, पैरेटियल पेरिकार्डियम, फिर उसके बाद अगला जो लेयर है उसको इपिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद अगला जो लेयर होता है, आप ये बीच में देख सकते हैं जो कार्डियक लेयर कहते हैं, इसको मायोकार्डियम मिडिल लेयर है। और सबसे अंतिम का जो देखिए ये एंडोकार्डियल है, मतलब जब डॉक्टर किसी के हार्ट की सर्जरी करते हैं तो उनको लगभग ये सारे लेयर जो हैं वो डाइसेक्ट करके बाहर करने होते हैं, तब जाके हार्ट तक वो पहुंचते हैं। हार्ट ऐसे ही नहीं है, आप सोचिए कि ये सारे जो लेयर्स हैं, और खासकर पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट और जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं, एरोटा है, इन सबको कवर करके रखता है। और पेरिकार्डियम के अंदर भी 2 और लेयर हैं, विसरल पार्ट है जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, जो सीधे यहाँ पर देख सकते हैं बीच का हिस्सा है, और पैराइटल जो है जो पेरिकार्डियम के साथ है। तो ये 2 लेयर्स को पहले डाइसेक्ट करके बाहर किनारे करते हैं, उसके बाद आप देखिए एक बीच का लेयर है जिसको क्या कहते हैं, हार्ट की बॉल है वो। तो हार्ट का जो बॉल है वो क्या है, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम अंदर देख सकते हैं, और उसके बाद एंडोकार्डियम। तो ये हार्ट के जो कवर्स हैं, इनके लेयर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिल रहा है।
फिर जब बात करते हैं हार्ट की और एनाटॉमी की, तो हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, ठीक है। और वो 4 चैम्बर कैसे हैं, तो 4 चैम्बर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 चैम्बर अपसाइड, 2 चैम्बर डाउनसाइड। 2 आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, और 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। दूसरा, ये जो वेंट्रिकल है ये लोअर चैम्बर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 जोड़ी में होते हैं। जैसे आप संरचना यदि देखने का प्रयास करें हार्ट का भी मैं आपको दिखाऊं, तो आगे वाली स्लाइड में, तो आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगी। तो 2 आर्ट्रियम अप साइड एंड 2 वेंट्रिकल लोअर साइड, ठीक है। और उसी के साथ साथ में इंट्राट्रियल सेप्टम्स, जो आपके पर्टिकुलर जो वॉल्व हैं, सेप्टम्स हैं, वो भी वहीं पर मिलते हैं, जो आपके आर्टरी और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। इनमें क्या क्या है, और तो देयर आर सम स्पेसिफिक वॉल्व, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, और लास्ट में एरोटिक वॉल्व है। ट्राइकस्पिड जो है वो एक ऐसा वॉल्व है जो प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक इनटू द राइट आर्ट्रियम व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनको हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि स्ट्रक्चर की तरीके से। बाइकस्पिड जो है वो क्या है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग back into the left atrium when the left ventricle contract। अब इन सब वॉल्व को हम लोग देखते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से हार्ट की एनाटॉमी से देखिए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ आता है, दिस इज द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम मींस ये अपर राइट आर्ट्रियम है, और ये लोअर राइट वेंट्रिकल है। और सेम इसी के एवज में दूसरा जोड़ी जो है लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसी के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरीके की जो संरचना आपको दिख रही है, हल्की झीनी झीनी सी संरचना दिख रही है, ये जो है एक तरीके से वॉल्व है। तो जैसे इस वॉल्व को आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व है। फिर आगे भी इस तरीके की वॉल्व है, दिसैमुलर वॉल्व है। फिर ये भी वॉल्व है, दिस इज द बाइकस्पिड है ना। और यहाँ पर आप देखें तो लगभग 4 वॉल्व है, 1 2 3 और 4 वॉल्व आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरीके से होता है, तो सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो आपके राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम के बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। वहां से ये सैमुलर जो वॉल्व है ये ओपन होता है, और ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जब जाता है, तो वहां ये तो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा ब्लड है। अब वो वहां जाके एक्सचेंज होता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये यहाँ, और यहाँ से राइट जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है वहां आता है। उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर आपके शरीर से बाहर निकलता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से एरोटा के थ्रू जो है वो बाहर सभी जगह वो सर्कुलेट हो जाता है। तो जो कंसेप्ट है हम यहाँ पर समझने का भी प्रयास करें, एक अलग पिक्चर में भी आप थोड़ा सा समझें, ठीक है। यहाँ से चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। यहाँ से ब्लड देखिए, दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट। यहाँ से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुंचा, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम के पास एक वॉल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ये यहाँ पर होता है जो हमने अभी देखा। तो राइट कस्पिड वॉल्व तब जब आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये भी बंद हो गया है और ये खुल गया है। अब यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी वॉल्व को खोलते हुए आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाकर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गैस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एल्वोलाइज में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही आएगा तो आपका जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व खुल जाएगा, और मिट्रल वॉल्व खुलते ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है
अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो है ना, वहां पर आया। अब ये क्या होगा, यहाँ से प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व खुला और उसके बाद ब्लड जो है वो आपके पूरे शरीर में जो है वो इस तरीके से ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि याद आ जाए। तो जैसे आपका जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, सबसे जो बड़ी वेन है वो कौन सी है, सुपीरियर वेना कावा सबसे बड़ी वेन है। और आप ये ब्लू और रेड का आप सिंबल भी देखिएगा, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है इसलिए भी कि ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहाँ लिखा हुआ आफ्टर पासिंग थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स द ब्लड विच इज नाउ ऑक्सीजनेटेड रिटर्न टू द हार्ट इन द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो आप देखें कि आफ्टर पासिंग थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स द ब्लड विच is now oxygenated, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, रिटर्न टू द हार्ट इन द पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो हार्ट में आता है, लेकिन जाता कैसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सो ये क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ भी देखिए, ये सुपीरियर वेना कावा है। अब यहाँ आ जाइए, ब्लड जो है वो कहाँ पर आया, राइट आर्टरियम में आया। राइट आर्टरियम में जैसे ब्लड आया, अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ का जो वॉल्व है, ये देखिए, इस वॉल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये खुलता है तो ब्लड कहाँ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला गया तो अब वो क्या करेगा, जो वहां का पल्मोनरी वॉल्व है ना, ये पल्मोनरी वॉल्व चूंकि यहाँ पर आने के बाद भी प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, तो इससे जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और होगा क्या, ये पल्मोनरी वॉल्व अपने आप खुल जाएगा। पल्मोनरी वॉल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पल्मोनरी वॉल्व, जिसको सैमुलिनर वॉल्व कहा है। अब पल्मोनरी वॉल्व खुला तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो इस पल्मोनरी वेन, यहाँ पर ही कंफ्यूज मत होइएगा, बस यहीं पर थोड़ा सा नाम बदला हुआ है। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, और आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ नीचे तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में, दिस इज द एक्सेप्शनल ओनली। हार्ट में यही बस एक एक्सेप्शनल पार्ट है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, और पल्मोनरी वेन्स जो है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, आपके सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में हार्ट के। और जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में आया, यहाँ कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व, याद कर लीजिएगा। ये मिट्रल वाल्व खुला और अब ब्लड कहाँ जाएगा, इस वाल्व को ओपन करेगा। इस वाल्व का नाम है एरोटिक वाल्व, जो कि सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो क्या है, एरोटा है ना, सबसे बड़ा जो वेसल्स है एरोटा है ना। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी जो है, आर्टरियम जो है वो एरोटा में ब्लड गया और यहाँ से फिर पूरे शरीर को वो सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक नॉर्मल हाउ हार्ट वर्क्स, हार्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हार्ट की संरचना कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर आपको काम आएगी किस फेज में लेके, पर्टिकुलर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स को लेके, कि जो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके लंग्स में गया वहां से प्यूरिफाइड हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ एल्बोलाइज के थ्रू, और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके राइट आर्टरियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, देन उसके बाद एरोटिक वाल्व ओपन करने के बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस तरीके का एक नॉर्मल संरचना जो है वो हार्ट के फंक्शन को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसका एक 3D पिक्चर के साथ भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसका एक नॉर्मल एक जो बहुत इजी पिक्चर है वो भी समझने का प्रयास करेंगे।
यदि अभी इसको समझने का प्रयास करें तो कितने वॉल्व हो गए टोटल? तो टोटल हमारे 4 वॉल्व हो गए। इस वॉल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और इस वॉल्व को क्या कहते हैं? जो अरोटा की तरफ है उसको एरोटिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है ना? तो 4 वॉल्व समझ में आ गया, 4 चैम्बर समझ में आ गया आप सभी को। कौन कौन से? दिस इज द राइट आर्ट्रियम, दिस इज द लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्या समझना है? दिस इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज द इंफीरियर। ये छोटा है, ये बड़ा है, यहीं से ब्लड अंदर आ रहा है ना? तो ब्लड इस तरीके से गया और है ना अंदर आता है। तो ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड दिस इज द योर एरोटा। ये पूरा आपका एरोटा है जो सबसे बड़ी आर्टरी है जहां ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट होती है। और क्या है? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द पल्मोनरी वेन। यहाँ पर भी हमें अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखा जाए तो कितने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हमको याद होने लगी है ना? तो 4 चैम्बर सभी को याद हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। सभी अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए, मैं केवल इशारा करूंगा तो आप बताते जाइएगा ये क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले ये क्या है? दिस इज द, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। वेरी गुड। राइट नीचे आ एट्रियम। जाइए, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम। और इसके लेफ्ट नीचे एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब कितने वॉल्व हैं टोटल? 4 वॉल्व हैं। इस वॉल्व का क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यहां पर आ जाइए, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इस वॉल्व को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन है ना, तो पल्मोनरी वॉल्व कहलाएगा। फिर उसके बाद इस वॉल्व को क्या कहते हैं? ये वाला वॉल्व एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व। और एक ये वॉल्व है जो पल्मोनरी वेन से आ रहा है, और इधर मिट्रल वॉल्व है ना। तो 4 वॉल्व हो गए। तो ये 8 नाम आपको वैसे क्लियर हो गए। अब ये बताइए ब्लड कहां से आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और निकल कहां से रहा है? एरोटा से। क्लियर हो रहा है? तो ये 2 नाम और आपको पता हो गए। टोटल 10 टेक्निकल नाम आपको पता हो गए हैं। 2 चीजें और पता हो जाएंगी। ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड है वो कौन सी पल्मोनरी में जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। और शुद्ध ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, वेन्स है, वेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब सभी म्यूट कर लेते हैं। अब आगे जो है वो अपने ब्लड फ्लो को देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर इस साधारण तरीके की स्थिति के साथ बना दिया है। नॉर्मल जो है ब्लड आता है तो आपके राइट आर्ट्रियम से ट्राइकास्पिड वाल्व को ओपन करते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व को ओपन करते हुए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है? इस वाल्व को ओपन करते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका जो बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हुए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व होते हुए पूरे बॉडी में जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ द ब्लड, हाउ टू हार्ट वर्क। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये दिख रहा है सभी को ना? यस सर, दिख रहा है। चलिए ना, कार्डियक साइकिल। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। इसी को कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि जो हार्ट बीट आपकी होती है ना, नॉर्मल हार्ट बीट जो है, जो लप और डप की आवाज आती है, उसमें एक आउटपुट होता है ब्लड का, जो एक लप डप में ब्लड का फ्लो बाहर आता है।
उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, और इसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो इसमें कार्डियक आउटपुट या कार्डियक साइकिल क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ द ब्लड विच आर फ्लो इन द वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के होने पे जो एक अमाउंट ब्लड बाहर आता है और बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो कार्डियक साइकिल कहलाती है। कई बार ये कार्डियक साइकिल जो है वो डिफरेंट तरीके से आपकी प्रभावित हो सकती है ना। जैसे आप यदि बहुत गहरी वर्जिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी कार्डियक साइकिल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ती है तो प्रेशर ऑफ द ब्लड इन आर्टरी बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ने पर कई बार आपके ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जो है वो आपके हार्ट बीट के आधार पे आपके कार्डियक साइकिल का पता लगाते हैं। दूसरा, हार्ट के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हार्ट जो है लगभग 1 मिनट में, एक रेंज आई है रिसर्च में, कहते हैं 2.5 से 3 लीटर ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, वो 1 मिनट का है। तो 1 मिनट की कार्डियक साइकिल है, तो आप सोचिए कि यदि हमारे पूरे शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड है, तो हार्ट तो दिन भर काम कर रहा होगा, तो कितने लीटर ब्लड को वो सर्कुलेट बार बार करता होगा। तो बार बार, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ट। सो यहाँ पर क्या है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम जो आपने अभी देखा, तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम जो इधर साइड के चैम्बर हैं, इधर के देख सकते हैं, तो ये राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो जो राइट, ये दो राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम हैं, इसमें क्या है, द वॉल्व जब ओपन होते हैं, तो जैसे वॉल्व ओपन होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, आपके वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लब की आवाज होती है, और जैसे ही ये रिलैक्स होते हैं, आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो वो डक्ट की आवाज आती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फेज। कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैंने बताया कि सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रैक्टिस, लाइक यदि कोई ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर रहा होगा, ज्यादा कैल्शियम आयन बढ़ गया होगा बॉडी में, ज्यादा नमक कंज्यूम कर रहा होगा, पोटेशियम आयन बॉडी में यदि बढ़ रहे हैं, तो ये इससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। कार्डियक कंट्रोल सेंटर्स हैं, बॉडी टेम्परेचर, ये सब जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके हार्ट के रीजन को। सो दिस इज द हार्ट साउंड, लब और डब, जिसको हमने कार्डियक आउटपुट के साथ भी रिलेट करने का प्रयास किया है। मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आगे देखने का प्रयास करें, जो ब्लड का फ्लो है कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो बाहर आता है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो इसका एक कंसेप्ट जो है वो हमने शुरुआत में ही समझा, इसको एक डिटेल फॉर्म में मैंने पिक्चरोलियर माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है ना। ये तो रही बात हार्ट की। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड और वेसल्स, ब्लड वेसल्स और ब्लड भी अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सो वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वेसल्स जनरली देयर आर 3 टाइप, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग वेन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कैपिलरी की बात करेंगे। सो आर्टरी जो है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स है, जो क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो है वो आपके हृदय से पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, और कई बार जब इस आर्टरी में प्रेशर क्रिएट होता है तो 2 तरीके की चीजें बनती है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन और वैसो डायलेशन। आपने वैसो कॉन्ट्रैक्शन और वैसो डायलेशन का नाम सुना होगा। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आपकी आर्टरी नैरो हो रही होगी या कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। जैसे आप यदि कोई ठंडी चीजें पीते हैं या ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, उस दौरान आपके शरीर में आपकी जो आर्टरी हैं उनमें वैसो कॉन्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे जब आप ठंडियों में ठंडा पानी अपने सिर पे डालते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके शरीर का टेम्परेचर तुरंत रेज होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। और वैसोडायलेशन क्या है,
वैसोडाइलेशन जहां पर आपकी आर्टरी जो है वो डायलेट हो रही है, मतलब वो फैल रही है, वो सिकुड़ नहीं रही है, वो वैसोडाइलेट होता है। जैसे आप गर्म पानी जब पीते हैं तो गर्म पानी पीने के बाद ये डायलेट हो जाते हैं, मतलब ये फैल जाती हैं आपकी आर्टरीज। तो इस कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। सो देयर आर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स related to arteries and arterioles. So what is the artery? So artery is the strongest of the blood vessels and they carry blood away from the heart, and the specific characteristics of the artery under the high pressure, vasoconstrictions and vasodilations. This is the basic concept. Now arterioles क्या है? तो arteriole और smaller branch है ना। aorta क्या है? uh, uh, this is the largest है ना ब्रांच ऑफ द आर्टरी। तो अरोटा है जो सबसे बड़ी आर्टरी है, टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। और कॉरोनरी आर्टरी क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लाई ब्लड हार्ट मसल। अब हार्ट सबको तो ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करेगा? तो हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कॉरोनरी आर्टरी करती है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बाईपास सर्जरी होती हैं या हार्ट के अटैक्स आते हैं वो इसी कॉरोनरी आर्टरी की वजह से आते हैं, क्योंकि इस कॉरोनरी आर्टरी में कई बार प्लेक्स एक्युमुलेट होने लगते हैं, फैट एक्युमुलेट होते हैं, लिपिड एक्युमुलेट होने लगते हैं, जिसको एरिथ्रोमायोसिस भी कहते हैं कई जगह। तो इस तरीके की इश्यूज जो है वो कॉरोनरी आर्टरी में देखने को मिलती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? इस कॉरोनरी आर्टरी को निकाल देते हैं और बाईपास सर्जरी करते हैं। तो जहां ब्लॉकेज है उसको बाहर किया और दूसरे आर्टरी मतलब कॉरोनरी को ही दूसरे रीजन से जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्ट का कहीं पर संरचना आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहीं अभी रियल हार्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। बाईपास सर्जरी का बड़ा सिंपल सा फंडा रखते हैं, वो आर्टिफिशियल वो आर्टरी जो है वो ऐड करते हैं। आगे होगा तो मैं जरूर याद दिलाइएगा, बताऊंगा, ठीक है। सो ये तो रही बात आर्टरी की। तो आर्टरी में कितने तरीके हैं? आर्टरियोल्स जो स्मॉल ब्रांचेस है, एरोटा जो सबसे लॉन्ग ब्रांच है, और कॉर्नरी आर्टरी जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है ना। वेसल्स की वेन्स की बात करते हैं, जिसको हम वेन्यूल्स भी कहते हैं। तो वेन्स जो हैं वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो आपने पढ़ा वो उसी के अंतर्गत आता है। जो वेन है उसमें बहुत प्रेशर नहीं होता, नो प्रेशर इन वेन, क्योंकि वेन का काम है केवल और केवल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट आर्टरियम में लेके आना है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा उसको प्रेशर नहीं आता है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आता है? आर्टरीज में आते हैं, क्योंकि जब ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में हो रहा था तो इसी आर्टरी के थ्रू पूरे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरी में कई बार देखने को मिलता है। और इसी आर्टरी में ब्लड का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और ये कम हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। बट वेसल्स खासकर वेन में ये दिक्कतें नहीं होती हैं। और क्या है? डज नॉट मूव वेरी इजली, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हेल्प मूव ब्लड। और धीरे धीरे ये बहुत आरामदायक वाली वेसल्स है, इसीलिए ये आराम से ब्लड जाता है। फिर उसके बाद ये चीजें को बड़े आरामदायक की लाइफ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो इन्फ्लुएंस प्रेशर्स, ठीक है। तो ये वेन्स के साथ की कहानियां हैं। और क्या है? वेन का और फंक्शन है, जो वेन्यूल्स हैं वो स्मॉल वेसल्स होते हैं जो कैपिलरीज में मर्ज होते हैं। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ये लार्जेस्ट ब्रेन है, जो क्या करते हैं? आपके ब्लड को आपके राइट आर्टरियम में कैरी कराने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमने दो वेसल्स पढ़े, एक आर्टरी दूसरा वेन। आर्टरी में आर्टरीज, आर्टरियोल्स, एरोटा और आपका जो कॉरोनरी आर्टरी है। और वेन में क्या पढ़े? वेन, वेन्यूल्स, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। लास्ट में हम लोग देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? तो कैपिलरीज जो है दिस इज द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरियोल, बहुत महीन। जैसे आप देखें कि खेत में जब आप पानी डालते हैं या कभी आप सूखे गमले में पानी डालें, पौधा लगा हुआ है, तो किस तरीके से पानी जो है वो आपके पौधों की जड़ों से होता हुआ आपके ब्रांचेस और पौधों के तनों और तनों के साथ साथ और तमाम चीजों में फैल जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द
कैपिलरीज, इसको कैपिलरी सिस्टम भी कहते हैं। कैपिलरी बहुत ही महीन आर्ट्रियोल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट टू आर्ट्रियोल टू वेन्यूल्स, है ना। ये आर्टरी और वेन्यूल्स जो बहुत महीन, अभी स्ट्रक्चर में आपको इसमें यदि होता है तो मैं वो दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे आर्टरी कैपिलरीज कनेक्ट रहते हैं। आई थिंक यहाँ पर कहीं है वो स्ट्रक्चर, एक सेकंड में आपको गूगल में दिखा देता हूँ। कैपिलरीज, दिस इज द कैपिलरी। ये देखिए जिसको उन्होंने अभी बताया कि क्या करती है, दिस इज द स्मॉलर टाइप ऑफ द आर्ट्रियोल्स, और वो कनेक्ट किसको करती है, वेन्यूल्स को। सो दिस इज द कैपिलरी। अब आप सोचिए कि जैसे ब्लड का सर्कुलेशन तो हो गया, अब यहां से ब्लड का सर्कुलेशन होने के बाद, ठीक है ना, जो अनवांटेड या वेस्टेड चीजें हैं वो किधर चली जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो है इधर आ जाती हैं। क्योंकि ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा होता है तो सर्कुलेशन के दौरान होते होते वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, और उसको कैरी करते करते फिर वो क्या करता है, वो उन चीजों को वेन्यूल्स की तरफ भेजता है। वेन्यूल से वो वेन, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वो राइट आर्टरियम में चली जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द कैपिलरीज जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इसी कैपिलरीज को ध्यान में रखते हुए आगे भी देखते हैं कि जो कैपिलरीज है वो क्या करती है। तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैन पास आउट ऑफ कैपिलरी इनटू द ब्लड सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट ऑफ द ब्लड सेल इनटू अ कैपिलरी। ये दोनों चीजें हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो आपके आर्ट्रियोल्स के थ्रू, और उसके बाद जो बचा हुआ जो अवशेष है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है या CO2 है, वो आपके कैपिलरीज के थ्रू जो है वो बाहर जाता है। सो नाउ ये तो कंप्लीट कंसेप्ट है कैपिलरीज का कि कैपिलरीज क्या काम करती हैं। अब बात करते हैं अंतिम पार्ट की जिसको ब्लड कहते हैं, और ब्लड के बारे में समझने का भी प्रयास करते हैं कि ब्लड क्या है और किस तरीके से काम करता है। एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम ब्लड के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी योग में रिसर्चेज अब आने लगी हैं जो ब्लड में ऑक्सीजन के कंजम्पशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन की एबिलिटी को बढ़ा देती हैं। जैसे इफ यू डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना, अब जिन लोगों में ऑक्सीजन लेक है, जिन लोगों में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप देखे होंगे कोविड के दौरान ज्यादातर लोगों को यदि लंग्स के इश्यू होते थे तो लंग्स के इश्यू के दौरान उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो बहुत गिरने लगा था। उसका रीजन क्या हो रहा था, उसका रीजन यहाँ ये हो रहा था कि जो वायरस था वो आपके वाइटल जो ऑर्गन है उनको पूरी तरीके से खत्म कर रहा था। आप जो भी श्वास ले रहे थे उस ब्रीदिंग के दौरान प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहे थे। गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉपर ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं हो रहा है, प्रॉपर ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं हो रहा है, प्रॉपर वो ये कह सकते हैं कि प्योर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो रहा है, और इस वजह से जो आपके और भी अनदर वाइटल ऑर्गन है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा भी होगा कोविड के दौरान में अच्छी रिसर्चेज हुई थी जिसमें ज्यादातर डीप ब्रीदिंग को, नाड़ी शोधन प्राणायाम को, खासकर चंद्रवेदी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, इस तरीके के अभ्यासों को किया गया। साथ ही साथ ब्रीदिंग रिटेंशन की प्रैक्टिसेस काफी कराई जा रही थी जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा आसानी से बढ़ना शुरू हो जाती है। एक अच्छी रिसर्च कभी आप गूगल करिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ द नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। आप सोचिए हीमोग्लोबिन तक के लेवल को प्राणायाम के थ्रू बढ़ाने लगे हैं, और ये कहने वाली अतिशयोक्ति की बात होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन इज द हीम, दिस इज द आयरन सब्सटेंस, और वो किसके थ्रू बढ़ता है तो कहते हैं दिस इज द आयरन के थ्रू वो बढ़ता है। जो भी आप आयरन न्यूट्रिशन या आयरन डाइट आप लेते हैं, जो आप ज्वार का जूस लेते हैं, ग्वार का जूस लेते हैं, या आप पालक लेते हैं, या आप जो भी बीट रूट्स या
अनार, ये सब जो लेते हैं जिसमें आयरन चीजें ज्यादा होती हैं, वो आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं। बट ये रिसर्च क्या कह रही है? ये रिसर्च कह रही है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ाए जा सकते हैं। दिस इज द रिसर्च, आप इसको गूगल करिएगा या आपको रिसर्च मिल जाएगी। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? क्योंकि जो ब्लड में सेल हैं, खासकर रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसमें एक जो हिस्सा है वो हीमोग्लोबिन का होता है, जो हीम है ना, आरबीसी जो है उसके साथ एक हिस्सा होता है। तो आप सोचें कि जो ब्लड में जितना ज्यादा ऑक्सीजन की कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीजन कंजर्वेशन जितना ज्यादा होगा, वो आपके ब्लड में हीम लेवल को उतना ही मेंटेन करके रखेंगे, आयरन लेवल को उतना ही मेंटेन रखेंगे। तो जिन लोगों को इस तरीके की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन बिल्कुल दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप उनको ऐसी प्रैक्टिस भी करा सकते हैं ताकि ब्लड में जो है आयरन डिफिशियंसी ना हो। आजकल जो चीजें मार्केट में चलती हैं या मेडिकल साइंस में चलती हैं कि यदि आपको कोई भी तरीके की मिनरल डिफिशियंसी है, जैसे यदि आपको आयरन डिफिशियंसी है, आप एनेमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, खासकर 2-3 रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, कई बार लीवर का इशू है, शरीर में लीवर में कहीं इशू है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और एनीमिक कंडीशन में भी आपके हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, इन तीनों कंडीशन में। तो मेरा भी व्यक्तिगत ये राय होती है कि यदि पेशेंट ठीक कंडीशन में है तो उसको आप डेफिनेटली आप डाइट ऐसी दीजिए जो उसके आयरन डिफिशियंसी को ध्यान में रख हुए बनी हो और उसके आयरन को बढ़ा रही हो, उसके हीम रीजन को बढ़ा रही हो। बट you can also give the preventive aspect of the therapy in pranayam also, है ना, some specific type of the nadi shodhan, deep breathing, some specific type of the आसन में प्राणायाम है ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि मत्स्य आसन में आप नाड़ी शोधन कराइए, है ना, दिस इज द थेरेपेटिकल एप्लीकेशन, है ना। अब आप में से बहुत लोगों के सवाल जवाब भी हो सकते हैं कि सर बहुत सारे आसन प्राणायाम तो ध्यानात्मक आसन में किए जाते हैं या रिलैक्सेटिव आसन में किए जाते हैं। दिस इज द ओनली फॉर द हेल्दी पर्सन पर्सपेक्टिव, है ना। जो लोग साधना कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक है कि वो बॉडी की डिसिप्लिन को लेके आए, बट दोज हु प्रॉब्लम इन द दोषास, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, रोग है, उनको पहले आप बैलेंस कंडीशन में लेके आएंगे, तो उनके लिए आप किसी भी मूवमेंट में, किसी भी फेज में आप प्रैक्टिस कराइए। जब वो हेल्दी कंडीशन में हो जाए तब उनको भी कराइए मेडिटेटिव पोज में आप प्राणायाम। तो इस तरीके से आप ब्लड के कंपोजिशंस को भी चेंज कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्राणायाम। So how many type of the blood tissue, blood cells? There are 4 type of the blood cells: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. So platelets को कई जगह thrombocyte भी कहते हैं, और plasma जो है this is the fluid part of the blood. कभी हम इस थोड़ा थोड़ा इन सबको देखने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल क्या है, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आप में से जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग होंगे वो एक टेस्ट करते होंगे, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब कभी आपके बॉडी में इंफेक्शन बढ़ता है तो आपका जो ESR लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब आपका जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है वो गहरे तरीके से सेडिएट हो रहा है ना। तो जितना एरिथ्रोसाइट सेडिएट हो रहा है, इसका मतलब उतना बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज और डिसऑर्डर या इन्फेक्शन आना शुरू हो गए हैं। और तब जब बॉडी में इस तरीके की इन्फेक्शन या डिजीज डिसऑर्डर्स, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल भी अपना रोल जो है वो महती रूप में प्ले करना शुरू कर देता है। लिकोसाइट ही है ना, इसको फेगोसाइट भी कहते हैं। राइट डाउन, व्हाइट ब्लड सेल को फेगोसाइट भी कहते हैं, फेगोसाइट सेल भी होते हैं ये, जो कि बाहर के जो एंटीजन होते हैं उनको भक्षण करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये जो है ये भी आपके ब्लड के सेल ही हैं, ठीक है, जो ज्यादातर व्हाइट ब्लड के साथ भी रहकर काम करते हैं। और प्लाज्मा,
तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इनकी जो अमाउंट्स हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और फीमेल के पर्सपेक्टिव में भी डिफर करता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि फीमेल की जो संरचना है एज कंपेयर टू मेल, सारी चीजें वही है, सेम है, लेकिन यदि बोन के मास की बात करें, बोन के लॉन्गिट्यूड, बोन के वेट की बात करें, ये सारी चीजें फीमेल में कम होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उनके अंदर, उनके जो अमाउंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो आपका जो रेड, पूरे ब्लड में से जो रेड ब्लड सेल है जो है, कंपोनेंट्स की बात करें, यदि आप 1 ml ब्लड लेते हैं तो 1 ml ब्लड में से 45% जो है वो आरबीसी सेल होते हैं, 1% जो है वो व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा होते हैं, और 55 जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं, और 55 जो है वो प्लाज्मा होते हैं। अब इसमें इरेथ्रोसाइट जो है, जिसको आरबीसी हम कह रहे हैं, सो इरेथ्रोसाइट क्या होती है, तो इरेथ्रोसाइट जो है एक बाइकॉन्केव शेप होती है, हीमोग्लोबिन का पिगमेंट साथ में लेके चलती है, जो कि ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने वाली एक ही सेल है, उसको आरबीसी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज और बताते हैं, ऑक्सीमोग्लोबिन जो है, जो कैरी ऑक्सीजन ब्रीफ रेड, और डीऑक्सीमो है ना, डज नॉट कैरी ऑक्सीजन डार्कर रेड, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन का जो काम है वो दो तरीके से है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, और ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो फेज है उसको ऑक्सीनोग्लोबिन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन को नहीं कैरी करते हैं वो क्या कहलाता है, कार्बो या डीऑक्सियो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के भी दो पार्ट हैं। एनीमिया जो है, लो आरबीसी काउंट या लो एचबी काउंट भी कह सकते हैं, और दिस इज द एरिथ्रोपोइटीन की बात हो रही है, दिस इज द रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। सो अब ये देखिए, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। ये आरबीसी कॉनकेव तरीके से दिख रही है, जो अंदर आपको गड्ढा दिख रहा है, दिस इज द हीमोग्लोबिन कंटेंट, और न्यूक्लियर इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन ही है। साथ ही साथ ये इसके डायमीटर देख सकते हैं, माइक्रोमीटर्स में है, और दिस इज द sectional view, this is the top view. So overall this is the concept of the RBC. Now WBC, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर आपको हमेशा सजेस्ट करता है, उसको वो कहते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो सीबीसी में जो टेस्ट है उसमें जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट आपके सामने होते हैं। सीबीसी जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक ग्रैन्यूलोसाइट जिसमें उनके कुछ ग्रैन्यूल्स सेल होते हैं, और अग्रैन्यूलोसाइट या उसको नॉन ग्रैन्यूलोसाइट भी कहते हैं। तो इसमें जो ग्रैन्यूलोसाइट है इसमें 3 सेल कहलाते हैं डब्ल्यूबीसी में। एक न्यूट्रोफिल होता है, आपने देखा होगा ज्यादातर न्यूट्रोफिल ज्यादा होता है हमारे ब्लड में, वो क्यों, क्योंकि न्यूट्रोफिल ही है जो आपके बैक्टीरिया को, वायरस को, टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही इस्नोफिल जो है वो 3% होता है, वो भी हमारे ग्रैन्यूलोसाइट का है, और एक वैसोफिल है, वो भी आप पाएंगे कि दिस इज द related to inflammation and allergic cell reactions also. एक यहाँ पर चीज ऐड करना चाहूंगा आप सभी से, कि जैसे जब आप इस्नोफिल देखते हैं तो इस्नोफिल ये 3% ही होता है, ये ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इट्स कॉल्ड इस्नोफिलिया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, तो जो हमारे इन्फेक्शंस हैं, हमारे ब्लड के इन्फेक्शंस है और लंग्स के इन्फेक्शंस है, जिन लोगों को बराबर कफ होता है, जिन लोगों को टीबी के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीबी के वायरस तो हर किसी में होते हैं, लेकिन जब जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं या जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत कम होता है, ऐसे लोगों में टीबी के वायरस जो है वो हाईली तरीके से
इन्फ्लुएंस होके बाहर आ जाते हैं। और एक रिसर्च भी ये कहती है कि टीबी के वायरस लगभग 70% लोगों में पूरी तरीके से बने रहते हैं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी परफेक्ट होती है उनको टीबी का वायरस कुछ नहीं कर सकता, ट्यूबरकुलोसिस कुछ नहीं कर सकता। सेम इस्नोफिल भी ऐसी है, इस्नोफिल 3% तक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जैसे ही इसके परसेंटेज बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो होता क्या है कि इस्नोफिलिया बढ़ना शुरू हो जाती है। सो वो एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट भी ब्लड में होना जरूरी है। बैसोफिल जो सेल हैं आप देखें, बैसोफिल सेल का भी कंसेप्ट जो है, यदि बैसोफिल आपके बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो आप मान के चलिए बॉडी ऑटो इम्यूनिटी मोड में चली जाएगी। और ऑटो इम्यूनिटी मोड जो है वो कैंसरस चीजें भी क्रिएट हो सकती है। इवन मान के चलिए कैंसर जैसे कंजेनाइटल यदि डिजीज किसी को होती है तो बैसोफिल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा दिखेगी ब्लड में। ठीक है, तो बैसोफिल अभी 1% दिख रहा है, आप नॉर्मल टेस्ट जब करवाएंगे तो आपको यही रेशियो दिखेगा। बैसोफिल के सेल 1 से या 2 दिखेंगे, इस्नोफिल भी आपको 3 से 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा दिखेंगे। यदि इस्नोफिल बढ़ने लगा तो इस्नोफिलिया की स्थिति हो सकती है। ऐसे न्यूट्रोफिल्स भी आपको लगभग इसी रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। मोनोसाइट सेल जो है और लिम्फोसाइट सेल जो है ये भी दोनों आरबीसी से डब्ल्यूबीसी के पार्ट ही हैं। ये 8% आपके कंप्लीट ब्लड में होते हैं और लिम्फोसाइट 33% होता है जो आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यदि किसी के डब्ल्यूबीसी अचानक से कम होने लगे तो भी गड़बड़ है, और अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो भी गड़बड़ है। अचानक से बढ़ने लगे तो मान के चलिए ऑटोइम्यून की इश्यूज बनना शुरू हो गई तो डॉक्टर बहुत जल्दी, दिस इज द नॉर्मली रेंज 500 से 10,000 सेल जो है वो मिलीमीटर ब्लड में आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, तो यदि एलिवेट हो रहे हैं तो यूजुअली स्वाभाविक है इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लो हो रहे हैं तो वहां पर भी इन्फेक्शन होता है, उसको लीकोपेनिया कहते हैं। और जब ये बढ़ते हैं तो इसको लीकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिलती हैं। नाउ प्लेटलेट्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि अभी ये जो मौसम है, अभी जुलाई अगस्त सितंबर में ज्यादातर आपको वायरल्स विडाल पॉजिटिव आने लगते हैं, जिसमें टाइफाइड पॉजिटिव होता है, मलेरिया पॉजिटिव होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, है ना, इवन डेंगू की स्थितियां भी होती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लेटलेट तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और यदि प्लेटलेट्स तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका जो थ्रोम्बोसाइट रीजन है, थ्रोम्बोसाइट मैंने कहा इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जो ब्लड क्लॉट कराने में काम करती है, ये भी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में रहती है। तो तुरंत आपका बॉडी जो है वो एक तरीके से अटैक जोन में चला जाता है और गहरे रूप में बॉडी को तकलीफें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब कभी प्लेटलेट्स गिरता है तो लोग क्या करते हैं, कोशिश सबकी यही रहती है कि नॉर्मल तरीके से प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाया जाए। और सबसे सिंपल तरीका जो है वो आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो जान लीजिए, पपीते का जो पत्ता है ना, तो पपीते के पत्ते को बॉईल करके उसको लेने से, गिलोय, अमृता, इनको लेने से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके थ्रोम्बोसाइट सेल को बढ़ा देते हैं। थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है, आपके ब्लड को क्लॉट करना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि आपके ब्लड को क्लॉट करता है। यदि कहीं चीरा या कहीं चोट लग जाती है, कहीं पर भी कट फट जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपके उस जगह को वो हील करती है और वहां पर एक तरीके से थ्रोम्बोसाइट जोन क्रिएट होता है और वहां एक प्लाज्मा बाहर आता है, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि प्लाज्मा भी क्या काम करता है। सो प्लेटलेट्स क्या है, ये एक फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये आपके ब्लड को पूरी तरीके से क्लॉट करने के काम में आता है। ठीक है, तो ब्लड को प्रॉपर क्लॉटिंग, दिस इज द वन टाइप ऑफ द रीएजेंट आल्सो, जो एंटी एग्लूमेशन कहते हैं इसको, एंटी कोगुलेशन, एंटी कॉगुलेट। फिर ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ब्लड को यदि आप एक इसमें ले लें, यदि आप एक पैमाने में ले लें तो आप पाएंगे कि ब्लड के अंदर ये सारी कंपोनेंट्स देखने को मिलता है।
सो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड कंपोज्ड मोस्टली वाटर, ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा होता है। फिर और क्या है, सम प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। पानी के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रोनेजन होता है जो एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग का काम करने वाला थ्रोम्बोसाइट सेल होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड्स है, लिपिड है। ये चीजें जो हैं ये आपके ब्लड में देखने को भी मिलती हैं। साथ ही कुछ गैसेस भी आपको उस ब्लड के कंपोनेंट्स में दिखेंगे, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने को मिलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ हीमियोस्टेटिस, ये देखिए, दिस इज द हीमियोस्टेटिस की बात। हीमियोजेनेसिस और हीमियोस्टेटिस दोनों देखते हैं। हीमियोजेनेसिस का मतलब होता है ब्लड कैसे बनता है, और हीमोस्टेटिस का मतलब होता है कि यदि कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग, हाउ टू कंट्रोल द ब्लड। और ये कौन करता है, तो ये काम थ्रोम्बोसाइट का होता है, जिसको प्लेटलेट्स के रूप में हमने पढ़ा है। तो हीमोस्टेटिस इस तरीके से होते हैं, आप देखिए इसके ऊपर जो एक लेयर आ रही है ना, सम स्पेसिफिक वेसल्स स्पांस में, की वो कहलाता है हीमोस्टेटिस। तो 3 तरीके से हीमोस्टेटिस प्रोसेस होती है, ब्लड के वेसल स्पास्म हो जाए, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन और ब्लड कोआगुलेशन। कहीं से ब्लड के वेसल्स जो है वो स्पास्म हो जाए, है ना, स्पास्म होने लगे। और प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, जो प्लग फॉर्मेशन का मतलब कि जो थ्रोम्बोसाइट सेल है वो कहीं से भी बन जाए। और ब्लड कोआगुलेशन है, तो कोआगुलेशन का मतलब जमना, ब्लड भी क्लॉट होना शुरू हो जाए। तो 3 तरीके से हेमियोस्टेटिस जो है वो होता है। और आज के समय में डॉक्टर्स जो हैं वो हीमोस्टेटिस के लिए बहुत सारे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, कि किसी को कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है, या कई बार ब्लीड हो रहा है, अंदर ही अंदर ब्लीड हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सम फार्माकोपिया, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो यहाँ पर दिया जा सकता है। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, ये बड़ी अनोखी और बड़ी रिसर्च की बात है। those who having the issue of the dental excretion, दांत के उखड़वाने समय कई बार ब्लड जिनका नहीं रुकता है, या दांत जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो कई बार उनका एक्सट्रैक्शन होता है, तो कई बार ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ऐसी स्थिति में रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, अब मैं ये कह रहा हूँ, उसमें सवाल भी हो सकते हैं, आप इसको जरूर इंटरेक्ट कर भी सकते हैं। जालंधर बंध, अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता, जालंधर बंध जो है एक तरीके से ऐसी प्रैक्टिस है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लॉटिंग से रिलेटेड भी है। दिस इज द पेन किलर प्रैक्टिस। मैंने ये अभ्यास ऐसे लोगों को कराते हुए देखा भी है कि जालंधर बंद की केवल नॉर्मल प्रैक्टिस कराते हैं, कोई एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, लोकलाइज एनेस्थीसिया, और वो दांत को निकालते हैं। यदि आपको अभी मैं यहाँ पर दिखाऊं, शायद आपको लगेगा कि नहीं ये चीजें हैं। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, दिस इज द हीमोस्टेटिस, दिस इज द आल्सो रिलेटेड टू क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड और योर माउथ रीजन। तो ये माउथ रीजन के रिलेटेड है, बाकी और किसी रीजन में ब्लड को क्लॉट करना है तो वहां पर आपको मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई थिंक ये शायद आपके काम का होगा। गूगल में जालंधर बंद लिख के डालें, ये देखिए, आपसे भी देखिएगा। और आप यदि आपको लगता है ये इस पे कुछ, ये चूंकि एक्सपीरियंस्ड है, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, मैं भी इसका प्रत्यक्षदर्शी था और मैंने उसको देखा था। ये भाई साहब जो हैं ये रहने वाले जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी वहां के हैं, और ये देखिए उन्होंने जालंधर बंद लगवाया है, कोई नेचुरल एनेस्थीसिया नहीं दिया। उसके बाद आप देखिए ये दांत को बाहर निकालेंगे। दिस इज द नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन किलर है जालंधर बंद। ये देखिए, ये अभी पकड़ा और ये निकाल दिया, ठीक है।
no any anesthesia, no any localized anesthesia. This is the question from all the medical consortium and medical field practitioner, those who are using the localized anesthesia, how the Jalandhar Bandh work. One most important video, I think this is the one also video. If you देखिए, ये 3 पॉइंट है, ये मर्म का बिंदु है जो ऊपर लगा रखा है और उन्होंने चिन्ह को लॉक किया है। 3 से 4-5 बार शेक किया, उसके बाद आप देखिए दांत निकाल रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर हम आप सभी देख पा रहे थे ना? यस सर। यस सर। तो बहुत सारे ऐसे योग शास्त्र में ऐसे उपक्रम हैं जिन पर काम करना बाकी है। और कई बार जब आप पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गहरे टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो जब आप गेरंड संहिता पढ़िए तो गेरंड संहिता में जालंधर बंद का जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि जब आप अपने चिम्बुक मीन्स चिन्ह को जैसे ही आप अपने स्टर्नम आर्च से लगाते हैं, आपके मुख प्रदेश में शून्य अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये तो उन्होंने एक तरीके से ध्यान की स्थिति को लेके कहा होगा, बट शून्य को मेडिकल साइंस ने एनेस्थीसिया से ले लिया, पेन किलर, पेन सेंसेशन से ले लिया कि जीरो पेन सेंसेशन। शून्य सेंसेशन मतलब जीरो पेन सेंसेशन। तो इस तरीके से भी आप जैसे आपने वो वीडियो देखा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग नहीं होती होगी, ब्लीडिंग होती है, लेकिन जालंधर बंद का प्रयोग साथ ही साथ वो एक क्वाथ देते हैं, काढ़ा देते हैं मुंह में थोड़ी देर रखने के लिए। और वो काढ़ा जो है, आई थिंक वो ब्लड क्लॉट करने वाला ही काढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जालंधर बंद का उपयोग किस तरीके से इन्होंने डेंटल को एक्सक्रीट करने के लिए किया है। तो आज के समय में मेरा ये कहना भी है कि जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो योग की प्रैक्टिसेस के दर्शन को जाने, उनके सिद्धांतों को पढ़ें, उनके साहित्य और शास्त्र को भी देखें कि वो क्या कह रहा है और उसको प्रयोग करें, लैबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करें। नहीं पर आपको प्रैक्टिशनर मिलते हैं तो हम भी अपने आप में प्रयोगशाला है। योर बॉडी इज योर लैबोरेटरी। आप अपने शरीर की प्रयोगशाला में उसको आजमाइए, देखिए, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी भी। सो दिस इज द प्लेटलेट्स, किस तरीके से प्लेटलेट्स जो प्लग फॉर्मेट हो रहा है ना, जैसे कहीं कुछ टूट कट फट गया, ब्रेक वेसल्स वॉल, और तुरंत क्या होने लगा, ये प्लेटलेट्स है। ये देखिए जो आपको स्पॉट में दिख रहे हैं लाइट कलर के, ये प्लेटलेट्स हैं। और ये धीरे धीरे जैसे ही वहां फटा है ना, ब्लड स्केपिंग थ्रू ब्रेक्स, और ये प्लेटलेट्स वहां जाकर इकट्ठा होना शुरू हो गए, प्लेटलेट्स, और वहां जम गया और इसके साथ ब्लड क्लॉट हो गया। तो नेचुरल तरीके से जो प्रकृति आपका ब्लड क्लॉट कर रही है वो तो है ही। मेडिकल में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन हैं, फार्माकोपियां हैं जो ब्लड क्लॉट करती हैं। साथ ही साथ मैंने एक और ये टेक्निक आपको बता रहा था, बट इन हैवी एंड सीवियर एक्सीडेंट डोंट यूज द जालंधर बंद। पता चला किसी को चोट लग गई, हैवी ब्लीडिंग होने लगी, अब आप उसको जालंधर बंद करा रहे हैं, डोंट डू दैट, मत कराइए। आप उसको सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए, आप हॉस्पिटल ले जाइए जहां पर उसकी ब्लीडिंग को आसानी से रोका जा सकता है। सो this is the your insight and understanding when you use the particular practice to preventive mode for the disease। ठीक है। लास्ट में प्लाज्मा जो है, ये भी ब्लड का कंपोनेंट है, और इसमें आप देखिए प्लाज्मा, ये जब ब्लड को आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये एक तरीके का पूरे क्लॉटेड है, दिस इज द रेड ब्लड सेल। और जो बीच का हिस्सा आप देख सकते हैं जो हल्का व्हाइटिश दिख रहा है, दिस इज द बफी कोट कहते हैं उसको। तो इसमें आपके ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स होते हैं, इसी में आपके मिनरल्स भी होते हैं, आपके प्रोटीन्स भी, लिपिड भी होते हैं। और आप ये देखिए एक तरीके का तरल ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ठीक है, इसी प्लाज्मा से टेस्टिंग की जाती है, इसी प्लाज्मा को ज्यादातर टेस्ट के
टेस्ट में यूज करते हैं, क्योंकि इस प्लाज्मा में सभी का एसेंस होता है। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल। इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया है, ब्लड को लिया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये इसका कंप्लीट जो एक शेप देख सकते हैं, क्या क्या सेगमेंट सेग्रीगेट हो गया है, इस तरीके से दिख रहा है। सो जो कलर लिक्विड दैट कैरी द सेल एंड द प्लेटलेट्स व्हिच हेल्प ब्लड क्लॉट। और इसके बाद आप देखिए दिस इज द रिलेटेड टू, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल। इसी को डॉक्टर्स जो है वो मेजर करते हैं और इसी में सीसी के थ्रू सीबीसी टेस्ट आपके होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द थीम, ब्लड प्रेशर, जिसको मैंने बता दिया था कि ब्लड प्रेशर क्या है। सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन योर आर्टरीज, वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, जब आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है, रिलैक्स होता है, उन दौरान जो प्रेशर आपके वॉल ऑफ आर्टरी में क्रिएट होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 यहाँ लिखा हुआ है, 120/80 सिस्टोलिक प्रेशर है, mmHg। ठीक है, mmHg इज द दिस इज द ब्लड प्रेशर रेंज। इसको आप उस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो 120 क्या है, 120 is the systolic pressure. Systolic pressure means when if the heart is contract, and heart जब contract कर रहा है तो the pressure of the blood on the wall of the artery when heart is contract, this is the systolic pressure. And diastolic pressure is the when ventricle relaxation, when your heart is relaxed, this the pressure of the wall of artery is the normal pressure, this is the diastolic pressure. तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लगभग 70 से 90 होता है और यहाँ 110 से 140। हर एक पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है उसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। जरूरी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130 हो गया है और 130 नॉर्मल ही है, उसमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको हाइपरटेंशन नहीं कह सकते, वो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर सिस्टोल या डायस्टोल किसी वजह से बढ़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 120 से 130 हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाइपरटेंशन है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है। यदि आपका हाइपरटेंशन लंबे अरसे से 2 हफ्ते बना रहता है नॉर्मल से, कि आपका नॉर्मल तो 120 होता है लेकिन अभी कुछ दिनों से वो 130 140 में जा रहा है, और जिसकी वजह बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेडिकेशन हो सकता है, डाइट हो सकती है, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजिकल इलनेस, स्ट्रेस हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो है वो एलिवेट हो रहा है और 120 से 140 की तरफ छलांग लगा रहा है पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से। देन डॉक्टर कंसीडर इनटू बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, दिस इज द प्री हाइपरटेंशन। तो वो कहते हैं कि नहीं साहब प्री हाइपरटेंशन है, इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट इन द मींस की जस्ट ट्राई टू मॉडिफाइड योर लाइफ स्टाइल, आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड कर दीजिए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी और चीजें जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाएंगे। सो 120/80 this is the normal blood pressure. If your systolic blood pressure goes to 160 170 and your diastolic is convert to 82 120 130, this is the complete hypertension and this is the symptom for the cardiac arrest also. यदि किसी का ब्लड प्रेशर लंबे अरसे के लिए ऐसे बढ़ने लगे तो हम मान के चलिए उसका पल्सेशन भी बढ़ रहा होगा, कभी भी हृदय जो है वो रुकने की स्थिति में है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी उसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शंस की स्थिति बन सकती है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को भी साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर का मतलब कि पता नहीं चलता है कब आपका प्रेशर बढ़ा और पता नहीं चलेगा कब आपका हार्ट रुका, है ना। तो इसीलिए जब कभी आपको लगता है बीच बीच में अपना एग्जामिन कराते रहिए, बीच बीच में अपने थ्रू अपना पल्सेशन, अपना ब्रीथ रेट चेक करते रहिए। यदि वो बढ़ता है तो just include in your lifestyle some specific type of the yogic practices.
आप उनको रखिए और आप उनको आसानी से प्रिवेंटिव मोड में रख सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो मैं इसको खत्म करूं इससे पहले मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, तो रिपीट करके एक बार देख लेते हैं। सो ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दिस कंसिस्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, वेसल्स और आपके ब्लड आते हैं। ये काम, इसका फंक्शन हमने आपको बताया। दिस इज द कंप्लीट फंक्शन रिलेटेड टू circulation of the blood, oxygenation of the blood from the lungs, digestive system for the nutrients, transportation of the materials, nutrients, remove the waste material from the cells, ये सारा जो है इनका काम है। फिर हार्ट के बारे में हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी पढ़ा कि हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, कितने ग्राम का होता है, किधर झुका हुआ होता है। फिर हम लोगों ने देखा हार्ट की जो बॉर्डर लाइन है वो कैसी है, हार्ट किस फॉर्म में आपको दिखता है, हार्ट का कवरिंग कैसा है, उसके वॉल्व कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने वॉल्व देखा, फिर उसके चैम्बर्स की बात की, 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल। उसके बाद हमने सेप्टम्स की बात की, सम वॉल्व की बात भी हमने कर ली थी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व। फिर हम लोगों ने इसके फ्लो को भी समझने का प्रयास किया था कि हार्ट में से ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है, और इसको हमने एक इस पिक्चर के माध्यम से भी समझा था, जो सबसे इजी पिक्चर है। फिर हमने एक तरीके से डायग्राम, जो फ्लो चार्ट बनाया जो ब्लड फ्लो का, उससे भी समझने का प्रयास किया। फिर हम लोगों ने कार्डियक साइकिल, 1 हार्ट बीट के बारे में बात की, कार्डियक साइकिल कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है, कौन कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपके कार्डियक साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी हमने जाना। फिर हम लोगों ने हार्ट साउंड के बारे में देखा, लप और डप की आवाज किस तरीके से होती है, सेम वही स्ट्रक्चर, ब्लड का फ्लो कैसे बनता है पूरे शरीर में, ये जानने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स की बात की थी, तो ब्लड वेसल्स में हमने आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की बात की थी। आर्ट्रियोल्स के साथ साथ हमने एरोटा और कॉरोनरी आर्टरी की बात की थी। फिर हमने ब्लड वेसल्स में वेन्स की बात की थी, वेन्यूल्स की बात की थी। फिर हमने सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की भी बात की थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने कैपिलरीज की बात की थी कि किस तरीके से दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर आर्टरियोल्स और क्या फंक्शन है कैपिलरीज का। और फिर लास्ट में हम लोगों ने ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में बात की थी कि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी 4 तरीके के कंपोनेंट्स हैं, देयर आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। फिर हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को एक तरीके से मेजर करने की कोशिश की थी, दिस इज द मेजरमेंट। और उसके साथ साथ हमने आरबीसी को समझा था, आरबीसी का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और आरबीसी का शेप कैसा है, साइज कैसा है। फिर डब्ल्यूबीसी को भी समझने का प्रयास किया था कि वो 2 सेल्स से मिलकर बने हैं, ग्रेन्युलोसाइट और नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और नॉन ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लेप्टोसाइट भी आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यदि डब्ल्यूबीसी जो है वो एलिवेट होने लगे तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी कम होने लगे यदि आपका अचानक से, तो ल्यूकोपेनिया भी कहलाता है। फिर हम लोगों ने प्लेटलेट्स की बात की थी, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा को भी देखा था, और प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के बारे में देखा था कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने तरीके के प्रोटीन है। तो इसमें 3 प्रोटीन की बात की थी, एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है और फाइब्रोजिनिन्स है। फिर न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, अमीनो एसिड हैं, कुछ ग्लूकोज हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं, लिपिड हैं, गैस हैं, कुछ इलेक्ट्रोसाइट्स और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट की भी बात की थी। फिर हमने यहाँ पर कुछ यौगिक कंसेप्ट की भी बात की थी कि हाउ टू कर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक प्रैक्टिस रिलेटेड टू क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। और उसके बाद हमने प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की बात की, प्लाज्मा के सेगमेंट्स की बात की, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी। इस तरीके से आज का ये सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं।